दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। और कई दिनों से आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, आप लोग कहते हैं कि सर आप थोड़ी एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, क्योंकि इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्नेक इन द बैली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बैली का मतलब था पेट और स्नेक मतलब सांप। द स्नेक इन द बैली मतलब कि पेट में सांप। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और बहुत ही मज़ेदार ये रोचक कहानी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। ही हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड, उसके पास था, ऑल द कंफर्ट्स मतलब कि सारे सुख, ऑफ लाइफ जीवन के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ मतलब उसके पास जीवन के सारे सुख थे। हिज सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो कंटेंट विद देयर लाइफ एंड एवरीथिंग इन द किंगडम वॉज रनिंग स्मूथली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कंटेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट, और सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, उसके अलावा सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो क्या अर्थ हुआ? हिज सब्जेक्ट्स मतलब उसकी प्रजा, वर ऑल्सो कंटेंट मतलब जो उसकी प्रजा थी वो भी संतुष्ट थी। विद देयर लाइफ मतलब कि अपने जीवन से। एंड एवरीथिंग इन द किंगडम, और राज्य में सब कुछ, एवरीथिंग इन द किंगडम वॉज रनिंग स्मूथली। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जहाँ हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। इस तरह के वाक्यों में वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती, फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एवरीथिंग इन द किंगडम वॉज रनिंग स्मूथली, और मतलब कि राज्य में सब कुछ स्मूथली मतलब कि अच्छे से, बहुत ही आराम से चल रहा था, सब कुछ आराम से चल रहा था। बट द किंग वॉज नॉट हैप्पी। और दोस्तों, ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तब हम कभी भी वहाँ किसी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट द किंग वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन जो राजा था वो खुश नहीं था। द रीज़न वॉज दैट, और द रीज़न वॉज दैट मतलब कारण ये था कि द किंग्स ओनली सन वॉज सीवियरली इल। और दोस्तों, है किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है, और ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, और सीवियरली इल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंभीर बीमार, गंभीर रूप से बीमार होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द रीज़न वॉज दैट, और कारण ये था कि द किंग्स ओनली सन वॉज सीवियरली इल मतलब कि राजा का इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। चलिए आगे देखिए। The king consulted many physicians from all over the
वर्ल्ड बट टू नो अवेल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कंसल्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से विचार विमर्श करना। जब हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो उस काम में निपुण हो, दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, और उससे हम उस विषय किसी भी विषय में सलाह लेते हैं, मशवरा करते हैं, तो उसे कंसल्ट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म है कंसल्ट, जिसका मतलब विचार विमर्श करना, सलाह मशवरा करना। और फिजिशियंस का मतलब होता है चिकित्सक या कह सकते हैं वैद्य। द किंग कंसल्टेड मैनी फिजिशियंस, मतलब कि राजा ने कई वैद्यों से या कह सकते हैं चिकित्सकों से विचार विमर्श किया। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब कि संसार के सभी जो फिजिशियंस थे, चिकित्सक थे, वैद्य थे, उनसे उसने विचार विमर्श किया। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। नो वन कुड डायग्नोज वॉट द प्रिंस वॉज सफरिंग फ्रॉम। दोस्तों यहाँ जो वाक्य है, इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सखी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ कुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यहाँ पर जो ये वर्ब है, मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा एडवांस लेवल का वर्ड है। DIAGNOS, डायग्नोज। दोस्तों डायग्नोज का मतलब होता है किसी भी बीमारी का पता लगाने की क्रिया को डायग्नोज कहा जाता है। जब हम बीमार होते हैं और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कोशिश करते हैं हमारी बीमारी का पता लगाने के लिए, उसे डायग्नोज कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? नो वन कुड डायग्नोज वॉट द प्रिंस वॉज सफरिंग फ्रॉम। और सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना, मतलब कोई भी पता नहीं लगा सका, इस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर पाया है। वॉट द प्रिंस वॉज सफरिंग फ्रॉम की जो प्रिंस हैं, राजकुमार है, वो किस चीज़ से पीड़ित है। द प्रिंस ग्रू वीकर डे बाई डे। और दोस्तों ग्रो वीकर का मतलब होता है कमज़ोर होना, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द प्रिंस ग्रू वीकर डे बाई डे, और जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। चलिए आगे देखिए। वन डे आ लर्नड फिजिशियन अराइव्ड एट द पैलेस। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अराइव का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड। और लर्नड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विद्वान। एक दिन एक बहुत जो विद्वान चिकित्सक थे, वैद्य थे, अराइव्ड एट द पैलेस, वो महल में आए। ही एग्जामिन्ड द प्रिंस, एग्जामिन का मतलब जांच करना, सेकंड फॉर्म एग्जामिन्ड। ही एग्जामिन्ड द प्रिंस, उन्होंने राजकुमार की जांच की। एंड सेड टू द किंग, और राजा से कहा, द प्रिंस कैन नॉट बी क्योर्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ कैन का प्रयोग पैसिव में किया गया है, तो जब आप कैन का प्रयोग पैसिव में करेंगे तो वहाँ पर आपको बी लगाना होगा साथ में थर्ड फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? द प्रिंस कैन नॉट बी क्योर्ड। और क्योर का मतलब होता है किसी का इलाज करना, किसी को सही करना, किसी का निदान करना। द प्रिंस कैन नॉट बी क्योर्ड मतलब राजकुमार को ठीक नहीं किया जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ अ स्नेक इन हिज बैली, क्योंकि उसके पेट में एक स्नेक है, मतलब उसके पेट में एक सांप है। चलिए आगे देखिए। He can only be cured if the snake could be taken out from his belly। तो उन्होंने क्या कहा? He can only be cured मतलब इनका इलाज तभी, या कह सकते हैं इनका जो इलाज है, जो निदान है, वो तभी किया जा सकता है। और इसको दोस्तों उपचार भी कहते हैं कि इनका उपचार तभी किया जा सकता है इफ़ द स्नेक कुड बी टेकन आउट, यदि स्नेक को, सांप को बाहर निकाला जा सके, फ्रॉम हिज बैली, उसके पेट से। द किंग वॉज शॉक्ड, जो राजा थे वो हैरान हो गए। एंड, और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो वैद्य साहब हैं, जो वैद्य जी हैं, ये इस बच्चे का जो राजकुमार है उसको देख रहे हैं और वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको क्या बीमारी है। और यहाँ पर ये राजा साहब हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। सरप्राइज टू हियर ऑल दिस, और जो राजा साहब थे वो इन सब बातों को सुनकर स्तब्ध थे और वो हैरान थे। टू हियर ऑल दिस, ये सब बातों को सुनकर। ही गॉट वरीड और इवन मोर। और दोस्तों गेट वरीड का मतलब चिंतित होना, सेकंड फॉर्म है। गॉट वरीड, ही गॉट वरीड इवन मोर, वो और भी अधिक चिंतित हो गए। द प्रिंस फेल्ट वेरी अनहैप्पी ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फादर। और जो राजकुमार था, फेल्ट वेरी अनहैप्पी, उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि उदासी फील हुई, उस मतलब से बहुत ज़्यादा द प्रिंस वॉज वेरी अनहैप्पी, जो प्रिंस थे फेल्ट वेरी अनहैप्पी, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब वो नाखुश हो गए, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वो उदास हो गए। ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फादर, अपने पिता की स्थिति को देखकर। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल
फॉर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज फादर। और दोस्तों मिजरेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। तो इस बात को सोचते हुए कि वह स्वयं मतलब कि रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, किस चीज़ के जिम्मेदार हैं, फॉर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज फादर, अपने पिता की दयनीय स्थिति के लिए। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू लीव द किंगडम, उसने राज्य को छोड़ देने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। वन नाइट, एक रात, व्हेन एवरीवन इन द पैलेस वॉज अस्लीप। और दोस्तों यहाँ ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, और मैं चाहूँगा इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ASLEEP, इसे अस्लीप पढ़ा जाता है, और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप इसे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको अस्लीप यूज़ करना है। अस्लीप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ, और जो इसका विलोम शब्द है, जो इसका अपोजिट है, वो है अवेक। आप उसे भी नोट कर लीजिए, AWAKE, अवेक, जिसका मतलब है जागा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, मैं आपको 2 वाक्य देता हूँ, तो कृपया करके आप उन्हें बनाएं और कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो चलिए आप पहले उन वाक्यों को नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है वह सोया हुआ है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह सोया हुआ है। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। अब आप दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए, मैं जागा हुआ था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं जागा हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट में दोनों वाक्य दिए हैं। एक जगह आपको अवेक का यूज़ करना है, दूसरी जगह स्लीप का, और आपको इन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे देखिए। वन नाइट, एक रात, व्हेन एवरीवन इन द पैलेस वाज अस्लीप, मतलब एक रात जब महल में, इन द पैलेस मतलब महल में हर कोई सोया हुआ था। द प्रिंस टिपटोड, और दोस्तों टिपटो का मतलब होता है चुपचाप चहलकदमी करना, चुपचाप चलना। द प्रिंस टिपटोड आउट ऑफ द पैलेस, मतलब जो राजकुमार था वो चुपचाप आराम से महल से बाहर आ गया। ही क्रॉस्ड द बॉर्डर ऑफ हिज किंगडम, और उसने अपने राज्य का जो बॉर्डर था, सरहद थी, या कह सकते हैं उसकी जो सीमा थी, उसको उसने पार किया, क्रॉस किया। एंड रीच्ड अ विलेज, और एक गाँव में पहुँच गया। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, और दोस्तों आउटस्कर्ट्स का मतलब है सरहद। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज मतलब गांव की सरहद पर। ही सॉ, उसने देखा, अ टेम्पल, उसने एक मंदिर देखा। एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, और वो वहाँ रहने लगा। चलिए आगे देखिए। ही अर्नड हिज लाइवलीहुड बाय बैगिंग फॉर फूड फ्रॉम द वर्शिपर्स, और दोस्तों अर्न का मतलब कमाना, और आप इस वर्ड को मैं चाहूँगा नोट कर लीजिए। लाइवलीहुड एक एडजेक्टिव है, नाउन है, जिसका मतलब है जीविका। ही अर्नड हिज लाइवलीहुड मतलब वह अपनी जीविका कमाता था। बाय बैगिंग, भिक्षा मांग के, भीख मांग के। फॉर फूड, खाने के लिए। फ्रॉम द वर्शिपर्स, वर्शिपर्स मतलब पूजा करने वालों से। चलिए आगे देखिए। द किंग ऑफ द किंगडम इन विच द प्रिंस वॉज स्टेइंग हैड 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल, ये पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। जब हम पास्ट में इस तरह का कोई हम ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट पॉजिटिव कहा जाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो किस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग ऑफ द किंगडम इन विच द प्रिंस वॉज स्टेइंग, मतलब जो राजा था, ऑफ द किंगडम उस राज्य का, इन विच द प्रिंस वॉज स्टेइंग जिस राज्य में राजकुमार जो है ठहरा हुआ था, हैड 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, उसकी 2 सुंदर बेटियां थीं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द डॉटर्स वुड ग्रीट देयर फादर, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। हर सुबह जो उसकी बेटियां थीं, वुड ग्रीट देयर फादर, वो अपने पिता का अभिवादन करते। द एल्डर डॉटर ऑलवेज सैड, जो बड़ी बेटी थी, ऑलवेज सैड वो हमेशा कहती, फादर पिता, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और दोस्तों थैंकफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो उसकी बड़ी बेटी थी वो हमेशा कहती कि पिता, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, हम आपके प्रति बहुत एहसानमंद हैं। यू ऑलवेज गिव अस व्हाट वी नीड, आप हमें हमेशा देते हो। व्हाट वी नीड, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। एंड आस्क फॉर, और जो हम मांगते हैं। इफ़ इट वॉज नॉट फॉर यू, और यदि आप नहीं होते। वी वुड नॉट हैव बीन लीडिंग सच अ गुड एंड कंफर्टेबल लाइफ, यदि आप नहीं होते तो हम एक इतना अच्छा और एक जो कंफर्टेबल लाइफ है, आरामदायक जीवन है, हम वो नहीं जी रहे होते। तो उसने क्या कहा कि इफ़ इट वॉज नॉट फॉर यू, यदि ये सब आपके लिए हैं, वी वुड नॉट हैव बीन लीडिंग सच ए गुड लाइफ एंड कंफर्टेबल लाइफ, और हम इतना एक
एक अच्छा और आरामदायक जीवन नहीं जी रहे होते। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द यंगर डॉटर, यंगर मतलब छोटी, जो छोटी बेटी थी, ऑलवेज सैड, वो हमेशा कहती थी, फादर पिता, वन गेट्स वॉट वंस फेट डिसाइड्स। और दोस्तों फेट का मतलब होता है किस्मत भाग्य। तो वो क्या कहती थी, फादर वन गेट्स वॉट वंस फेट डिसाइड्स, मतलब कि व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। आगे देखिए, वन मॉर्निंग व्हेन द यंगर डॉटर सेड द सेम वर्ड्स, मतलब एक सुबह जब छोटी बेटी ने सेड द सेम वर्ड्स, यही बात कही, द किंग गॉट एंग्री विद हर। और दोस्तों गेट एंग्री का मतलब होता है नाराज़ हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म में गॉट एंग्री। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर गेट का यूज़ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग गॉट एंग्री विद हर, मतलब जो राजा थे वो उससे नाराज़ हो गए। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, ऑर्डर मतलब आदेश देना, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू फाइंड एनी पुअर स्ट्रेंजर इन द किंगडम। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने अपने सोल्जर्स को, सिपाहियों को आदेश दिया, टू फाइंड एनी पुअर स्ट्रेंजर इन द किंगडम, राज्य में किसी भी गरीब अजनबी को ढूंढने का उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। आगे देखिए, हु वुड बिकम हर ग्रूम, हु वुड बिकम हर ग्रूम, और दोस्तों ग्रूम का मतलब है दूल्हा, हु वुड बिकम हर ग्रूम मतलब जो उसका दूल्हा बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। हु का प्रयोग किसी भी तरह के रेफरेंस के लिए किया जाता है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ हु का यूज़ किया जाता है। तो जिसका अर्थ हुआ हु वुड बिकम हर ग्रूम मतलब जो उसका दूल्हा बनेगा। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ अब, माई डॉटर विल रियलाइज, रियलाइज का मतलब लगना, महसूस होना, बोध होना। तो उसने क्या सोचा, नहीं थॉट उसने सोचा, नाउ अब, माई डॉटर विल रियलाइज हर मिस्टेक एंड रिपेंट, कि अब जो मेरी बेटी है उसे एहसास होगा हर मिस्टेक, अपनी गलती का, एंड रिपेंट, और वो पछताएगी। रिपेंट मतलब पछताना। चलिए आगे देखिए, द सोल्जर्स सून फाउंड द बैगर प्रिंस हु वॉज रिजाइडिंग इन द टेम्पल। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फाइंड का मतलब पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड। द सोल्जर्स सून फाउंड द बैगर प्रिंस मतलब जो सिपाही थे जल्दी ही उन्हें जो बैगर मतलब ये जो भिखारी राजकुमार था वो उनको मिल गया। हु वॉज रिजाइडिंग जो रह रहा था, रिजाइड मतलब रहना, निवास करना। हु वॉज रिजाइडिंग इन द टेम्पल जो मंदिर में रह रहा था। ही वॉज पुअर एज वेल एज अ स्ट्रेंजर। क्या अर्थ हुआ, ही वॉज पुअर वह गरीब था, एज वेल एज अ स्ट्रेंजर और साथ में वो एक अजनबी भी था। इन द किंगडम राज्य में। फॉर दीज टू रीजन्स, रीजन्स मतलब कारण, वजह। फॉर दीज टू रीजन्स मतलब इन दो कारणों की वजह से, क्या कह सकते हैं, इन दो वजहों की वजह से ही वॉज मैरिड उसका विवाह कर दिया गया। टू द यंगर प्रिंसेस मतलब कि छोटी राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया गया। द बैगर प्रिंस एंड द बैगर प्रिंस एंड द प्रिंसेस डिसाइडेड टू लीव दैट किंगडम एंड सेटल समवेयर एल्स। और दोस्तों सेटल का मतलब है बस जाना, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। डिसाइड मतलब फैसला करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, और लीव का मतलब छोड़ देना। तो क्या अर्थ हुआ, द बैगर प्रिंस मतलब जो भिखारी राजकुमार था, एंड प्रिंसेस और राजकुमारी डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू लीव दैट किंगडम उस राज्य को छोड़ देने का फैसला किया। एंड सेटल समवेयर एल्स और समवेयर एल्स मतलब कहीं और बसने का उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया। चलिए आगे देखिए। दे वर पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट वैन द कपल फेल्ट वेरी टायर्ड। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ, दे वर पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट मतलब वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। वैन द कपल फेल्ट वेरी टायर्ड, और कपल मतलब जोड़ा, दंपत्ति, जब ये जो जोड़ा था दंपत्ति थी, फेल्ट वेरी टायर्ड उन्होंने बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस किया। दे डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट, और यहाँ ये भी जो वाक्य है पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और टेक मतलब लेना,
और डिसाइड मतलब फैसला करना। दे डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट, उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया, टू टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम करने का, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। सून, जल्दी ही, द प्रिंस फेल अस्लीप। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, FALL, फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आ जाना, सेकंड फॉर्म है फेल अस्लीप। तो क्या अर्थ हुआ, सून, जल्दी ही, द प्रिंस फेल अस्लीप, जो राजकुमार था उसे नींद आ गई। द प्रिंसेस वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, और जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, उसे नींद नहीं आ रही थी। देयरफॉर, इसलिए, शी वेंट, वो चली गई, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, सम फ्रूट्स, कुछ फलों को इकट्ठा करने चलेगी, एंड बेरीज, और जामुनों को, फॉर हर सेल्फ, अपने लिए, एंड हर हस्बैंड, और अपने पति के लिए। सो इसलिए, द प्रिंस वॉज लेफ्ट अलोन अंडर द ट्री, और इसलिए जो राजकुमार था वो वॉज लेफ्ट अलोन, वो अकेला छूट गया, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। चलिए आगे देखिए। द स्नेक विच वॉज इनसाइड द belly of the prince came out। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। कम आउट मतलब बाहर आना, सेकंड फॉर्म केम आउट। द स्नेक विच वॉज इनसाइड द belly of the prince came out मतलब जो सांप, विच मतलब कि जो राजकुमार के पेट के अंदर था, केम आउट वो बाहर आ गया। जस्ट देन मतलब कि तभी, अनादर स्नेक इमर्ज, और दोस्तों इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, सेकंड फॉर्म इमर्ज। मतलब जस्ट देन तभी, अनादर स्नेक इमर्ज मतलब कि दूसरा सांप प्रकट हुआ, फ्रॉम ए नियर बाय होल, एक पास के छेद से, होल में पास के बिल से। जस्ट देन तभी, द प्रिंसेस रिटर्न, जो राजकुमारी थी वो लौटी, विथ फ्रूट्स एंड बेरीज मतलब फिर तभी जो राजकुमारी थी वो फल और जामुनों को लेकर वापस लौटी। When she saw the two snakes, और ये दोस्तों पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। When she saw the two snakes, जब उसने दो सांपों को देखा, नियर टू हर हस्बैंड, अपने पति के पास, she felt very scared, वह बहुत ज़्यादा डर गई। चलिए आगे देखिए। The snake from the hole said to the other one, जो स्नेक था, सांप था, फ्रॉम द होल, बिल से, जो बिल से आया था, सेट टू द अदर्स वन, उसने दूसरे वाले से कहा, वाई आर यू ट्रबलिंग दिस यंग प्रिंस, और ट्रबल मतलब परेशान करना, तो उसने क्या कहा, वाई आर यू ट्रबलिंग दिस यंग प्रिंस, आप इस जवान राजकुमार को क्यों तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। इफ़ ही कम्स टू नो, यदि इसे पता चल जाए, दैट की अ मिक्सचर ऑफ क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड, कि उसने क्या कहा कि यदि इसे पता चल जाए कि एक जो मिक्सचर है किस चीज़ का, ऑफ क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड मतलब कि जीरा, क्यूमिन मतलब जीरा, जीरा और सरसों के बीजों का जो मिक्सचर है, कैन एंड योर लाइफ, वो आपके जीवन को ख़त्म कर सकता है। वॉट विल हैपन टू यू देन, फिर आपका क्या होगा। तो दोस्तों ये बात आपको यहाँ से समझ में आई गई होगी कि जो पहला सांप था उसने दूसरे सांप से कहा कि आप इस जवान राजकुमार को क्यों परेशान कर रहे हो, यदि से पता लग जाए कि जीरा और जो सरसों के बीज का जो एक मिश्रण है वो आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। व्हाट विल हैपन टू योर देन, फिर आपका क्या होगा। चलिए आगे देखिए। ही विल नेवर कम टू नो दैट, तो उसने क्या कहा, ही विल नेवर कम टू नो, और दोस्तों कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। ही विल नेवर कम टू नो दैट, उसे ये कभी पता नहीं चलेगा। यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन माई मैटर, और इंटरफेयर का मतलब होता है किसी भी तरह का बीच बचाव करना, हस्तक्षेप करना। तो उसने क्या कहा, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन माई मैटर, मतलब आपको मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। इफ़ समवन पोर्स हॉट ऑयल ऑन यू, तो उसने क्या कहा, इफ़ समवन पोर्स हॉट ऑयल ऑन यू इवन यू विल डाई, और दोस्तों पोर का मतलब होता है उड़ेलना, और ये फिफ्थ फॉर्म है पोर्स। तो उसने क्या कहा, इफ़ यदि समवन पोर्स हॉट ऑयल ऑन यू, यदि कोई आपके ऊपर गर्म तेल उड़ेल देता है, इवन यू विल डाई, आप भी मर जाओगे। देन फिर द पर्सन में ऑल्सो टेक अवे योर गोल्ड पॉट्स विच आर देयर इन द होल, तो उसने क्या कहा, फिर जो व्यक्ति होगा मे ऑल्सो टेक, शायद वो ले जाएगा, योर गोल्ड पॉट्स, आपके जो सोने की पोटलियाँ हैं, विच आर देयर इन द होल, जो कि बिल में रखी हुई हैं, जो बिल में हैं। चलिए आगे देखिए।
देन द स्नैक्स रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। उसके बाद जो सांप थे, और रिस्पेक्टिव का मतलब था अपने अपने, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, देन द स्नैक्स रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। उसके बाद जो सांप थे वो अपने अपने घर वापस लौट आए। एज द प्रिंसेस हैड हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन। और दोस्तों ये इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। हियर मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म में हर्ड, और जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, जैसे कि जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, हैड हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन, उसने उनकी कॉन्वर्सेशन को मतलब कि बातचीत को सुन लिया था। शी क्विकली प्रिपेयर्ड अ मिक्सचर, उसने जल्दी से प्रिपेयर मतलब कि तैयार करना, उसने तैयार किया अ मिक्सचर, एक मिश्रण को, ऑफ क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड्स, उसने जल्दी से जीरे और सरसों के जो बीज थे उसके मिश्रण को उसने तैयार किया। देन शी अवोक द प्रिंस, और दोस्तों अवेक मतलब जगाना, सेकंड फॉर्म में अवोक, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। देन शी अवोक द प्रिंस, फिर उसने राजकुमार को जगाया। एंड मेड हिम ड्रिंक द मिक्सचर, और उसने वो जो मिक्सचर था, मिश्रण था, वो उसने उसे पिलाया। द स्नेक इन द बैली डाइड, जो स्नेक था, सांप था, इन द बैली पेट में, डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। एंड द प्रिंस गॉट वेल, और जो राजकुमार था वो सही हो गया। देन फिर द प्रिंसेस पोर्ड हॉट ऑयल ओवर द होल, और उसके बाद जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उसने जो गर्म तेल था वो उसने उड़ेल दिया ओवर द होल, उस बिल के ऊपर। द स्नेक दैट लिव्ड देयर, जो सांप था, दैट लिव्ड देयर, जो वहाँ रहता था, डाइड देयर एंड देन, डाइड देयर एंड देन, वो वहीं के वहीं मर गया। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस टुक आउट द गोल्ड पॉट्स एंड स्टार्टेड लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। और दोस्तों टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, सेकंड फॉर्म में टुक आउट, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस मतलब राजकुमार और राजकुमारी ने टुक आउट द गोल्ड पॉट, सोने के जो पॉट्स थे, जो सोने के, यहाँ पे इस चित्र को देख सकते हैं, जो सोने के जो पॉट्स थे मतलब कि जो बर्तन वगैरह थे वो उन्होंने निकाले। एंड स्टार्टेड लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, और वो एक अच्छा, एक कह सकते हैं खुशनुमा, जो एक प्रसन्नता वाला जीवन था वो उसे जीने लगे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? फेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। क्या अर्थ हुआ? जो फेट है, भाग्य है, किस्मत है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करती है इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो और आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर बताएं। और दोस्तों कल मैंने आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी जहाँ पर मैंने अवार्ड और रिवॉर्ड के बीच में जो अंतर होता है वो मैंने पूछा था। तो उसमें कुछ लोगों ने आंसर्स दिए थे जिनके जवाब सही थे, उनका मैंने कल के वीडियो में नाम लिया है। तो आप एक बार वहाँ जाएँ और उसको भी ज़रूर देखें, सुनें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।